कहा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है राइट और क्या किया है राइट और कहाँ से पैसा आया है, और वॉज इट नॉट, if अगर दिस मनी लॉन्ड्रिंग, they might repossess the properties now राइट in this country. राइट राइट। लेकिन ये काफ़ी काफ़ी डीप प्रोसेस होगा, फिर भी जाहिर है किसी की प्रॉपर्टी को आसानी के साथ तो नहीं ना। अगर देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कोई भी इन्वेस्टिगेशन आ गई या इन्वेस्टिगेशन कर दी, तो दे हैव द राइट टू रीप्रोसेस ऑल योर एसेट्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑब्वियसली। इवन बिफोर दैट यू हैव टू प्रूव इट। अच्छा। ये बात याद रखना। वाह। द बर्डन इज देन ट्विस्टेड टू द अदर साइड। आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। नहीं वो And तो it is वो तो very कह hard, देंगे, ठीक है। very hard. If they smell or if they say वो application दे के and they can take all of your assets away. अच्छा मलिक साहब इजाज़त दे तो एक कॉल शामिल कर लें साथ। जी देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो सत श्री अकाल जी। जी जी सत श्री अकाल जी। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਜੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। सही है। मलिक साहब से पूछते हैं। देखिए अगर तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि यू हैव द राइट टू वर्क, कि वो जब आप एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद वो पहले सर्टिफिकेट दे देते हैं कि यू हैव द राइट टू वर्क। अगर तो वो लेके आप जाना, यू शुड गो टू योर एम्प्लॉयर एज वेल कि ये मुझे राइट ऑफ वर्क मिल गया है, और देन अप्लाई, वो अप्लाई कर दें आपका, गो टू द जॉब सेंटर एंड अप्लाई दैट। और जब तक आपका नंबर नहीं आता, आई मीन दे कांट रिफ्यूज यू नॉट हैविंग अ नंबर, ये याद रखें। इफ यू गॉट द राइट टू वर्क। पंजाबी जी दसो, समझ नहीं आई। हाँ जी, आप ऐसे करें कि अपना जो जो लेटर आया है ना, ये लेके ना जॉब सेंटर चले जाएं। हाँ जी। जॉब सेंटर जब जाएंगे तो वो आपको पूछेंगे कि आप कहाँ काम करते, कह देना कि मैं यहाँ काम करता हूँ, उन्होंने मुझे टेम्पररी नंबर दिया हुआ है, और वो आपको नया इश्यू कर देंगे, वो आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। मगर उन्होंने जॉब सेंटर गए थे, उन्होंने बोल दिया आपको नहीं मिलेगा, जब भी आपका उधर से नहीं आएगा वीजा लगकर, तभी देखिए अगर तो उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है तो फिर तो वीज़े का मकाम ही नहीं है। हाँ जी। दे हैव टू इशू। तो सर्टिफिकेट तो हमारे को दे दिया उन्होंने। हाँ, तो राइट ऑफ वर्क दे दिया है, तो फिर आपको उनको देना पड़ेगा नेशनल इंश्योरेंस नंबर। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। वो सर्टिफिकेट उनको दिखाइए, और वो और नहीं तो उनको कोर्ट में ले जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं। कानूनी तौर पे वो आपको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको राइट ऑफ वर्क जो है वो सर्टिफिकेट मिल चुका हुआ है। आप दोबारा जाएं जॉब सेंटर प्लस में और वहाँ से अपना नंबर ले सकते हैं आप। अच्छा जी, यही गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि अभी आपने VVIP का जो इंदिया दिया है कि अब ये सिलसिला जो शुरू हो रहा है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है? नहीं, अभी आज इसका उन्होंने कहा है कि जो क्यों लोग कह रहे हैं कि जब से ये कंजर्वेटिव आई है ना, तो लोग इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम इतना इजी कर देंगे लोगों के लिए कि वो जल्दी आ सकें, क्योंकि डेविड कैमरन अभी गया था अपने अफ़गानिस्तान, दैट वाज द बिग ट्रिप टू अफ़गानिस्तान। वहाँ ये भी प्रॉमिस कराया है कि 200 जो इंटरप्रेटर था उनको भी हम यहाँ स्टे दे देंगे, जिनको पहले रिफ्यूज़ किया हुआ था। वो 200 आदमी हैं जो इंटरप्रेटर था, जो कहते हैं कि हमारी लाइफ डेंजर्स में है क्योंकि हम आपके साथ काम करते रहे। 200 फैमिलीज हैं एक्चुअली। 200, अभी तो 200 आदमी कहूँगा मैं। बहुत शुक्रिया जी। एक कॉलर है हमारे साथ जी। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो। आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है, आप दोबारा कॉल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, और सवाल कीजिए। जी मैं सीमा बात कर रही हूँ न्यू कैसल से। मेरे 2 क्वेश्चन थे आपसे। मैंने अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी जी। अगर स्पाउस को बुलाना हो पाकिस्तान से तो कितने थाउजेंड चाहिए होते हैं उनके अकाउंट में, या यहाँ पे अकाउंट जो ब्रिटिश नेशनल हो उसके अकाउंट में कितने पैसे चाहिए होते हैं? देखिए एक
बात बताऊं, अगर तो ये दो तरीके हैं। अगर तो आपकी इनकम कह लें कि 8,500 है, जी तो 8,600 नहीं हुए, तो 10,000 टाइम्स 2, 2.5, 25,000 ये चाहिए प्लस 16,000, अच्छा राइट। ये हो गया अपने 16 एंड 25। 39। अगर तो ये आप अपने अकाउंट में रख दें, तो अगर लेस इनकम है तो फिर आ सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी बिल्कुल भी इनकम ना हो, अगर 62,500 पाउंड या उसकी बैंक में या आपकी बैंक में हो, तो आप फिर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कितने महीने के लिए चाहिए उनके अकाउंट में? वो 6 महीने के लिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम। आप देख रहे हैं मलिक लीगल करंट अफेयर्स और हमारे साथ आज हस्ब साबिक मकबूल मलिक साहब मौजूद हैं, आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं। और आज तो ख़ास तौर पर जो नई पॉलिसीज़ आने वाली हैं, आ रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं कानून में, इमिग्रेशन में, उसके बारे में मलिक साहब बड़ी मुफीद बातें बतला रहे हैं आज हमें। मलिक साहब, सारी बातें जो हो रही हैं, एक और बड़ा मसला आजकल जो कम्युनिटी में है वो है कि कोई यूरोपियन रिश्तेदार अगर आपको स्पॉन्सर करता है और उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, ज़रा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि वो किस तरह से तब्दील हो रहा है। देखिए, पहली तो बात यह है कि लोगों ने ना बहुत उसे अब्यूज़ करने लगे हैं कि रिश्तेदार हैं जी मेरा और मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ। लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब हम पहले वीज़ा दे रहे थे तो हमने तो कहा था हम इंडिपेंडेंट है, मेरा घर भी है, मैं लैंडलॉर्ड भी हैं। अब जब एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी मेरा ये मामा है, ये स्पेन से यहाँ आ गया है, तो लेकिन मैं अब इस पे डिपेंडेंट हूँ। बिल्कुल ऐसे ही ये लोगों को बहुत डिफिकल्ट हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट कोई तो कामयाब हुए भी हैं, ये नहीं कि नहीं, जिनके जेन्युइन थे लोग, लेकिन अब ये हो रहा है कि क्या वो डिपेंडेंट हैं कि नहीं है जी, राइट। लेकिन सबसे इजी है, अगर आप ब्रिटिश हैं तो आप भी किसी इजी कंट्री में जाके अगर किसी अपने डिपेंडेंट को इजीली बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीक से कहा लोगों को कि अगर आप फ्रांस, आयरलैंड चले जाएं और अपने माँ बाप को बुलाना चाहते हैं, इट्स ईजियर टू कॉल देम देयर, राइट, क्योंकि आप पे ईईसी ट्रीटी लागू होगी वहाँ। अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तब भी आप पे 18,600 नहीं लागू हुई, सिर्फ मेंटेनेंस हो गई है, राइट। ये चीज़ें अगर आप भी सेटल हो जाएं, लेकिन अगर यहाँ रहकर ब्रिटिश हैं तो फिर आपको ब्रिटिश के कानून में, लेकिन जो लोग ईईसी के हैं उनके लिए ईजी है। सही सही। लेकिन जेन्युइनली अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो और वो डिपेंडेंट है आप पर, राइट, ये नहीं कि उसके, मेरा मतलब एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजार रहे हैं। मलिक साहब, सीधी सी बात तो ये है कि प्रॉब्लम वहीं आती है जहां कोई ना कोई कमी खामी होती है जी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप है, सारी चीज़ें पूरी हैं तो आपका काम हो जाएगा, देयर इज नो वे कि लोग कहेंगे। सही बात। लेकिन ये भी है कि अगर आपके पास थोड़े कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिसिंग है, यू कैन ऑलवेज से कि जैसे रिकॉर्ड है कि पैसे मैं भेजता रहा हूँ, यहाँ नहीं है तो वहाँ से हम कर देंगे कि बैंक में वहाँ से पैसे आते रहे हैं, वहाँ से दिखा देंगे। सही बात। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, अगर आप हमें सुन रहे तो दोबारा कॉल कीजिए प्लीज़। जी मलिक साहब। तो फिर वही बात होगी, तो लोग अक्सर, मेरा मतलब हमारे पास इतने लोग आए हैं कि जी हम बाहर जाके कैसे सेटल हो सकते हैं। अगर आपके पास ब्रिटिश है, राइट, और आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे वो लोग यहाँ आ सकते हैं, सही बात। तो आप अच्छा फिर वापस आने के लिए थोड़ा सा ज़रूर सोच लें कि जब वापस आना है तो अब ये हो गया, पहले एक सुरेंद्र सिंह केस था जी जी, जिस पे सारे के वापस आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये कह दिया कि क्या आपके टाइस वहाँ थे, क्या आपने क्या किया, कितनी देर वहाँ काम किया, क्या वहाँ की लैंग्वेज कोई सीखी उन्होंने, राइट, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, तो वापस आके उसका इन्फ्लुएंस होगा इन चीज़ों पे? नहीं, बहुत होगा। अच्छा, जब आपने यहाँ का वीज़ा लेना है, यू विल बी अ डिपेंडेंट ऑफ देम, फिर वो 5 साल का वो डिपेंडेंस वीज़ा होगा, ईसी कंट्री का। जैसे ई ट्रीटी राइट कर ली ना आपने, सही बात है, फिर जब वापस आएंगे फिर उसी स्कीम पे जाएंगे आप, जैसे ईसी को ट्रीट किया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा। टाइम तो वैसे भी 5 साल लग रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हाँ जी सर, मैं आयरलैंड से बोल रहा हूँ और जो मेरी वाइफ है वो लिथुआनिया की है ना जी जी। तो सर मैं यूके के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पे अगर आके जॉब करते हैं तो वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं या कैसे, मतलब क्या होगा? देखिए, अगर तो आपकी वाइफ लिथुआनियन है और आपके साथ शादी हुई है। हाँ जी हाँ जी। रजिस्ट्रेशन, निकाह नहीं, रजिस्ट्रेशन हुई है। हाँ जी हाँ जी, शादी भी हुई है और मुझे वीजा की इधर का वीजा भी मिला हुआ है आयरलैंड का। सदर्न आयरलैंड का कि नॉर्दर्न का? आयरलैंड का, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अच्छा, रिपब्लिक ऑफ। फिर तो आप उसके साथ आ सकते हैं यहाँ, और यहाँ आके दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर उसको यहाँ जॉब मिल जाए। तो सर जैसे मेरा जो इधर का जो वीजा होता है 5 साल का, तो उसके ऊपर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ उसके साथ, या मुझे इंग्लैंड का वीजा लेना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, इंग्लैंड वाले जो है ना, ये बहुत लोगों को तंग करते हैं।
कानूनी तौर पे आप आ सकते हैं, कोई वीज़ा नहीं चाहिए अगर उसके साथ आए तो। लेकिन कई बार ये रोक लेते हैं कि क्यों आप आए हैं जी, आपके पास वीज़ा नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पे आप आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये रिस्क आपका और है। सर मेरा अगर आएंगे तो किसी अच्छे से वकील से राब्ता जरूर रखें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पहले ना मैं यूके में आया था, 2012 तक था मेरा वीजा, स्टूडेंट वीजा था। तो उसके अंदर मैं इधर आ गया था आयरलैंड में। जी जी। तो उसके बाद इधर आके मैरिज की और वीजा अप्लाई किया, वीजा मिल गया। तो अब आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर उसके साथ आता हूँ मैं, अपनी वाइफ के साथ? कोई आपको होनी नहीं चाहिए। चलो, ओके सर, थैंक यू। होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन होनी नहीं चाहिए टेक्निकली, क्योंकि कानून के मुताबिक तो जैसे मलिक साहब ने फरमाया वैसे ही है। लॉ यही है कि अगर आप उनके साथ आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी मलिक साहब, ये जैसे अभी यूरोपियन स्पॉन्सर्स की बात हुई है, तो ये लोग अगर चाहें तो जैसे किसी की देखो वहाँ सेटल हो जाए जाके, जी जी, तो ऑफ कोर्स ही कैन कॉल हिज पेरेंट्स को। पेरेंट्स यहाँ बुलाना बहुत मुश्किल हो गया। सबसे ज़्यादा लोग तो ये कहते हैं ना कि रिश्तेदारों को बुला लो, ये कह लें। लोग अक्सर सफ़र कर रहे हैं कि पेरेंट्स नहीं आ रहे इस कंट्री में। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों को नहीं आती, वो ये है कि पूरे यूरोप से लोग सिर्फ यूके ही में क्यों आना चाहते हैं? एक तो यूरोप की इकॉनमी जो ना सबसे अच्छी इंग्लैंड की है। अच्छा, इकॉनमी। दूसरा नेशनल हेल्थ सर्विस। राइट, इट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, आई सी, जिसके पास भी। और तीसरा सबसे अच्छा ये है कि दिस इज़ अ मदर कंट्री। हाँ बिल्कुल, ये माहौल यहाँ पे जो है हाँ, वो बिल्कुल और वैसे ही है। बेनिफिट तो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ अनदर अट्रैक्शन। वेल 2016 में बहुत कुछ हो रहा है, उस पर बात करेंगे अभी हम। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी पे 1.5 साल हो गया तकरीबन अप्लाई किया था, तो रिमाइंडर वगैरह भेज दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है उसमें वो अप्रूव नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में है। तो फिर बहुत सारे रिमाइंडर भेजे, वो कहते हैं हम टाइम लिमिट नहीं देते। फिर सोलिसिटर पे मैंने हायर किया, उसने भी रिमाइंडर भेजे हैं, कोई नहीं रिप्लाई किया। MP के थ्रू भी उन्होंने कहा टाइम लिमिट नहीं आपको हम देते का। फिर मेरे सोलिसिटर ने प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर लिखा है, उसका रिप्लाई आया है कि हम तो ना आपका केस एक्सेप्ट करते हैं और ना ही रिफ्यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि मुझे जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए या फिर ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकती हूँ और फिर मैं न्यू एप्लीकेशन कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा वीज़ा लास्ट ईयर जुलाई तक था। जी मलिक साहब से पूछते हैं। जी मलिक साहब, वीज़ा किस चीज़ का था आपका पहले? स्टूडेंट था। देखिए, पहली तो बात यह है कि 10 ईयर पूरे हो गए हैं, तो अगर तो आपकी वो इंग्लिश जो टेस्ट है ना, अगर वो कहते हैं कि ETC वो जाली है, उस पर बहुत लोगों को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो अगर तो आपका जेन्युइन है सब कुछ और वो उस पर नहीं आती इंग्लिश, तो या तो वो इंग्लिश नहीं आपसे मांग लें, वो भी नहीं मांग रहे। इसका बेस्ट नहीं, मैंने न्यू करके भेजा था उनको दिसंबर में, उन्होंने मांगा नहीं था, लेकिन मैंने उनको न्यू दिसंबर में करके भेजा है। तो पहला क्या जाली था वो कहते नहीं नहीं, पहला भी ठीक था। EMD अवार्डिंग बॉडी थी, उसके थ्रू मैंने एग्जाम दिया था, लेकिन वो हम एक्सेप्ट करते हैं ना हम रिफ्यूज करते हैं। उसकी अवार्डिंग बॉडी की कवरेज मीडिया में आई है कि मैंने अप्लाई किया अप्रैल में और उसकी आई है मई में कि ये जो है अवार्डिंग बॉडी ये सेल कर रही है सर्टिफिकेट पैसे लेके, लेकिन मैंने अप्रैल में अप्लाई किया है। इसीलिए वो शायद इसी पर बैठे हैं कि अगर तो वो जो सर्टिफिकेट पहले किया आपने, अगर तो वो उनको पता चला कि वो जाली था, तो दे कैन रिफ्यूज योर एप्लीकेशन एज वेल। जी हाँ, तो इसलिए आपको बेटर है कि आप जुडिशियल रिव्यू कर लें अगर एवरीथिंग इज राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू में भी जाके सक्सेसफुल नहीं होती, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं एप्लीकेशन यानी 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी पे जो मेरे कंटिन्यूसली 10 इयर्स पूरे हुए, वो बाद में मैं किसी वक्त भी विड्रॉ करके एप्लीकेशन कर सकती हूँ? देखिए, अगर तो पहली तो बात यह है कि विदड्रॉ करके तो आपकी एप्लीकेशन ही खत्म हो गई है, फिर तो आप ओवरस्टेयर हो गए हैं। या तो कोई और एप्लीकेशन कर लेना। होम ऑफिस में एप्लीकेशन रहती है, बंदा नहीं होता जी। जब तक होम ऑफिस में एप्लीकेशन होती है तो बंदा लॉफुली नहीं रह रहा होता यूके में। बिल्कुल लॉफुली रह रहे हैं, लेकिन आप अगर विदड्रॉ कर लें तो बात खत्म नहीं होगी। फिर 28 डेज के अंदर हम दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते? तो वही एप्लीकेशन दोबारा कैसे कर सकते हैं आप, एक हुई एप्लीकेशन को? अच्छा, तो जुडिशियल रिव्यू में जाना ज्यादा बेटर है आपके लिए, अगर आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन जरा देख लेना। नहीं, सब कुछ ठीक था। हाँ, तो फिर तो जरूर जाना चाहिए आपको, इतनी डिले करनी नहीं चाहिए उनको।
तो फिर जुडिशियल रिव्यू में क्या किस किस्म का, यानी कि पहली स्टेप या दूसरी स्टेप में वो वीजा लगा के भेज देंगे, या जज उनको होम ऑफिस को टाइम देगा कि इतने टाइम में इसका केस जो है वो डिसीजन? देखिए, आप ना वो चीजें करना चाहते, पूछना चाहती है जो किसी को, वो तो ये तो होम ऑफिस को भी नहीं पता। ये करेंगे कि पहले जब आपने आप प्रोटोकॉल लेटर भेजा वो उसका जवाब देंगे कि आप वो तो उन्होंने दे दिया, इनके नाम रिफ्यूज करते हैं और नाम एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर उससे ज्यादा फिर इसी तौर पे करें कि उनकी आप जब ना वो रिफ्यूज कर रहे हैं ना वो असेस कर रहे हैं, इसी पे कर लें जुडिशियल रिव्यू कि ये होम ऑफिस किस लिए बनाया हुआ है। डिसीजन तो देना, दे हैव टू गिव यू अ डिसीजन। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी आपके। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और बहुत शुक्रिया। जो जुडिशियल रिव्यू है जज यही कहेगा कि उनको भी डिसीजन क्यों नहीं दे रहे आप, डिसीजन क्यों नहीं दे रहे। हाँ, असल में decision दो। कन्फ्यूजन बाज़ बात ऐसे आ जाती है कि मुआशरे में लोग एक दूसरे को ना बड़े अजीब से मशवरे दे रहे होते हैं, और उन मशवरों की वजह से ना जो असल क्लाइंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सही कह रहा है, कौन सही कह रहा है। हमारे साथ एक और कॉलर है, इजाज़त दीजिए एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से, और सवाल कीजिए। सर जी, मेरा नाम आसिफ बेग है, मैं रेडिंग से बात कर रहा हूँ। जी सर जी, मेरा क्वेश्चन सोलिसिटर साहब से ये है कि मुझे 7.5 ईयर हो गए, तकरीबन 2008 में मैं आया था। जी जी स्टिल स्टूडेंट ही हूँ इस वक्त भी। तो लास्ट वीक में मेरा उसके केस की हेयरिंग थी, तो वो विन कर गया। तो मेरे लॉयर ने मुझे कहा कि आप है ना 60 डेज उसके चलते ना देंगे अभी आपको होम ऑफिस वाले, तो आपको उसके बाद आप एज ए स्टूडेंट आप जा सकते हो या कहीं पे भी जा सकते हो किसी और कैटेगरी के अंदर। तो पूछना ये था क्योंकि मैंने 7.5 ईयर से ज्यादा ही हो गए तकरीबन, लेकिन मैंने स्टडी जो की है ना तकरीबन 5 ईयर्स तक की है। तो क्या मैं एज ए स्टूडेंट आगे रहूं या फिर कोई और रास्ता है आपके माइंड में, तो प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, और रास्ता तो कोई भी नहीं है आपके पास। अगर आप जेन्युइनली, अगर आपको उन्होंने 60 डे दिए हैं, अगर आप शादी भी कर लें तो आप एप्लीकेशन स्विच ओवर कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जिस काम के लिए आपने एप्लीकेशन दी थी वही करनी चाहिए कि 60 डेज आपको स्टूडेंट है तो यू शुड फिनिश योर एजुकेशन जो आप करना चाहते थे, क्योंकि अपील तो वही आपने जीती है ना। बाकी कोई ऐसी कोई नहीं है कि आपको 7 साल हो गए हैं, मैं कहूँगा आप इंडेफिनिट क्या कर दें। ये तो अगर 10 साल हो जाए तो फिर आप कर सकते थे। इस तरह आपकी क्रेडिबिलिटी भी तो हिट होती है ना फिर। नहीं, 10 साल उनके हो गए। कहता कि आप अपनी है ना कैटेगरी चेंज कर सकते हो, क्योंकि वर्क परमिट वगैरह भी यहाँ पे कुछ, अगर देखिए वर्क परमिट का क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं और आपको वर्क परमिट मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वर्क परमिट का क्राइटेरिया बहुत सख्त हो गया अब। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि हर किसी को वर्क परमिट मिलना है। वर्क परमिट के लिए आपको कम से कम डिग्री तो यहाँ अगर आपने की है, जैसे आप कहते हैं मैं 5 साल में, तो अगर आपने मास्टर्स या बैचलर किए हैं तो उस दौर पे शायद आपको मिल जाए वर्क परमिट भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल का, बहुत शुक्रिया। असल में होता ये है मलिक साहब कि किसी भी शख्स के, क्लाइंट के जो हालात होते हैं उन हालात के मुताबिक फ़ैसला होता है, ना कि उन फैसलों को उनके हालात पे लाया जाए। देखिए, जैसे अभी ना ग्रीक में आपने सुना होगा कि कल ना 100 के हज़ारों के हिसाब से लोग आ चुके हैं वहाँ से। वो आइलैंड छोटा सा है और दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट, और लोग वहाँ रो रहे हैं, इतने धांधलियाँ हो रही हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को कि मेरे पेपर जमा हुए। उन्होंने कहा पेपर जमा करा दो वहाँ। इसी दौर पे पता नहीं कहाँ से लोग इतना आ गया। राइट, दीज आर द थिंग्स दैट पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल। राइट, अगर किसी ने वहाँ पेपर जमा भी कराने हैं तो क्या है, दूसरे मुल्कों से भाग कर हम सोचते हैं कि वहाँ हम चले जाएं। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, और सवाल कीजिए। मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, शराज। जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मलिक साहब पहले बता रहे थे कि वालिदैन को यहाँ पे बुलाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अब जिस तरह अगर मेरे वालिद साहब जो 64 के हैं, वालदा 60 की हैं, भाई हैं यहाँ पे जिनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी हो गई हुई है, तब उसके लिए क्या है, क्या वो परमानेंटली आ ही नहीं सकते हैं या कोई ना कोई सिस्टम है उनको बुलाने का यहाँ पे? आप जानना ये चाहते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी है? और वालदा जो है अभी आई नहीं थी, वो पिछले को 25-20 सालों से 84 से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं रेगुलरली। राइट, देखिए ये ठीक है ना, तो अब वो यानी कि इस बार ही आई हैं तो वो जल्दी वापस चले गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक
यूजली आते हैं 4 महीने रह के जाते हैं, तो अब क्या कर किया जा सकता है उनके लिए? आप उनको यहाँ रखना चाहते हैं, बात करते हैं। देखिए पहली तो बात ये 2012 में बंद कर दिया था कि लोग जो माँ बाप यहाँ आए हैं ना उनको यहाँ से एप्लीकेशन ही बंद कर दी थी। राइट। अब रहा कि कैसे है वो अपेंडिक्स FM है, वो अगर तो वो कोई ऐसे हालात बताने पड़ते हैं कि जो वहाँ पाकिस्तान क्यों नहीं रह सकते। राइट। उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका कोई मकान नहीं है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनका कोई बहन भाई नहीं है, कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं है। ये कैटेगरी जब से ये इन्होंने बना दी है ना, इट्स गेटिंग वेरी हार्ड। जो सही एप्लीकेशनें है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 9 या 11 एप्लीकेशनें उस वक्त की हुई है सक्सेसफुल। वो अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नहीं है कि कैटेगरी बंद होगी, लेकिन जो हर्डल्स आ रहे हैं उस पर कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। पहले था ये कि जो 65 से कम थे उनके लिए ये था पहले कानून कि 65 से कम है तो उनके लिए कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अब तो ये कहते हैं कि अगर वो कह लें कि किसी को खुदा ना करे कैंसर है तो वो कहते हैं वो इलाज तो वहाँ है ना। हाँ जी, हाँ। अगर वो इस बेस पे आना बुलाना चाह रहे हैं कि यहाँ वो डिपेंडेंट बन जाए तो इलाज तो वहाँ भी हो सकता है। हाँ, तो वहाँ पे आप करवा लें। तो और सबसे ज्यादा ये लोग, अगर 2 बेटे इधर हैं और एक बेटा उनका सऊदीया में है, बेसिकली उनके पास तो देखभाल के लिए कोई नहीं है ना वहाँ पे। हाँ, ये आपको साबित करना पड़ेगा कि वहाँ दे आर लिविंग इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि वहाँ रह ही नहीं सकते। सही। और वो जो इनको इंग्लिश का टेस्ट वो उनको हर सूरत में पास करना ही करना है। 65 से ऊपर इंग्लिश का टेस्ट नहीं है उनके लिए, नहीं है, उनके लिए नहीं है इंग्लिश का टेस्ट। नहीं। इसीलिए लोग मैं कह रहा हूँ कि ईजी है, जो अपने माँ बाप को पहले ले जाते हैं किसी ईसी कंट्री में वहाँ बुला ले, अगर वहाँ सेटल हो जाए 6-7 महीने और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं लोग, इट्स ईजी फॉर देम। लेकिन कई लोग तो आते ही नहीं वापस, वो कहते हैं लाइफ इज बेटर इन अदर कंट्री। देयर हैव बीन सम केसेस। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। यही हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी कन्फ्यूजन लोगों को महज इसलिए होती है कि इधर से सुन लिया, कुछ उधर से सुन लिया। हमारे साथ एक और कॉल है और ये मैं कह दूं कि इधर से उधर की बात जो है ना, ये 2000 के एक्ट में ख़त्म की गई थी कि ना सुने इधर उधर की बात। सही बात। और जो भी आपको एडवाइस देता है ना, ही मस्ट बी क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ है, गालबन ये आखिरी कॉल होगी आज की। जी कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़रा ज़ोर से बोलिए प्लीज़। हाँ जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ रेडिंग से। जी आयशा साहब। और मेरा क्वेश्चन ये है, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो यहाँ ओवर स्टे हो गए हैं। वो भी एज ए स्टूडेंट ही आए थे लेकिन ओवर स्टे हो गए, ठीक, क्योंकि उनका वीज़ा कर्टल हो गया था फ्रॉम कॉलेज। जी हाँ जी। आप जानना क्या चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ओवर स्टे हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है? उनके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए पहली तो बात यह है कि 28 डेज से ज़्यादा ओवर स्टे रहें तो उनको इट्स इलीगल टू स्टे इन दिस कंट्री ना, कानूनी जुर्म कर। और दूसरा ये कानूनी जुर्म भी कर दिया है। दूसरी बात, अगर तो वो आपके हस्बैंड हैं तो आपके पास कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा वीज़ा है स्टूडेंट का, तो यू कैन स्विच एज अ डिपेंडेंट। अगर उतने पैसे हैं आपके तो यू शुड हैव अप्लाइड फॉर हिम टू स्विच ओवर। ओके, तो उनको ईयर से ऊपर हो गया तो अभी वो डिपेंडेंट हो सकते हैं अगर मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन। देखिए अगर ओवर स्टे हैं तो बहुत मुश्किल होगा उनका लिए स्विच करना भी, क्योंकि उनके स्विचिंग नहीं है, उनके पास कोई वीज़ा ही नहीं है। एक क्राइम कमिट कर चुके हैं वो बाय तो। लेकिन आपका वीज़ा देखना पड़ेगा कि आप क्या आप कोई डिपेंडेंट को रख सकती हैं कि नहीं, कि आपके पास इतना पैसा है भी कि नहीं है, कौन सी आप कॉलेज में जाती हैं, यूनिवर्सिटी में है, और क्या वो अलाउ करते हैं डिपेंडेंट उस पर कि नहीं, ये आपका देखना पड़ेगा। सो मैं कहता हूँ अपनी फाइल किसी अच्छी से वकील के पास ले जाए एंड ही विल सॉर्ट दिस आउट फॉर यू इंशाल्लाह। और एक बात होती बस लास्ट में कि वो कोई डाल सकते हैं ह्यूमन राइट्स या असाइलम या FLR इस तरह का कोई? देखिए अगर असाइलम है, अगर उनको कोई खतरा है अपनी कंट्री से तो आप असाइलम कर सकते हैं, लेकिन खतरा का तो आपने बताना है ना कि उनकी जान को कौन सा खतरा है और क्या करते रहे वहाँ, इसको असाइलम कहते हैं। ये नहीं कि वो कोई असाइलम कर लें जी वैसे ही। ये बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जो भी एप्लीकेशन में आप अपने सर्कमस्टेंसेस लिख रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, उनको प्रूव करना वो आपका काम होता है कि आप उस हालात से गुज़र रहे हैं, तब जाके वो आपके हालात को देख के, आपके वाक़यात को देख के, आपके सर्कमस्टेंसेस पे जो है वो फ़ैसला दिया जाता है। मलिक साहब,
बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है आज और बड़ी मुफीद मालूमात जो है वो मुझ तक भी पहुँची है और नाजरीन तक भी पहुँची है। ख़ास तौर पे ये जो नई चेंजेस आ रही हैं कवानीन में और ख़ुसूसन इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप तशरीफ़ लाए आज भी। हमेशा की तरह बड़ी मेहरबानी करते हैं आप हमारे नाजरीन के लिए और हमारे स्टूडियोज़ पे आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, चूँकि आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी वक्त मलिक साहब फिर हमारे साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।